अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, इस वक्त भारत जो है एक दफ़ा फिर हर्जा सराई कर रहा है, बार बार पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। उनके वज़ीर दिफा जो हैं वो भी पाकिस्तान को बार बार धमकियां दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो उनके आर्मी चीफ हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस दफ़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब ज़राए भी कहते हैं कि तुम आओगे तो फिर हम तुम्हें जवाब देंगे। जिस तरीके से बुनियाद मरसूस के अंदर पाकिस्तान ने भारत को एक मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर भारत जो है वो मुंह छुपाता फिर रहा है और ना दुनिया का सामना कर रहा है। दुनिया के अंदर भी गया और वहां पर बार बार ये बावर करवाने की कोशिश की कि हमें जो है पहलगाम के वाक़े के अंदर पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें, न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड कर लें, लोग आएँ और वो इन्वेस्टिगेशन कर लें कि कौन इसके अंदर गिल्टी है। लेकिन उसने पाकिस्तान पर हर्जा सराई की, पाकिस्तान पर जारियत की, पाकिस्तान के अंदर जो है बच्चों को शहीद किया। तो फिर पाकिस्तान ने भी जो है भरपूर जवाब दिया। तो अब भी ज़रा यही कहते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया, पाकिस्तान पर हर्जा सराई की या पाकिस्तान के किसी भी शहरी को निशाना बनाने, शहर को या शहरी को निशाना बनाने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन क्या करता है। लेकिन अभी तक वो जो जख्म है भारत जो है वो छुपाते फिरता हमें पूरी दुनिया के अंदर दिखाई देता है। दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता जहां पर अमन की बातें हो रही हैं, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह चुके हैं कि अगर फ़लस्तीन के अंदर जो है गज़ा के अंदर अमन वापस लौटेगा तो मशरिक़ वुस्ता का जो अमन है वो भी वापस लौट आएगा। मिस्र, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक जो हैं जो फ़रीक़ ममालिक है जिनके साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के असम्बली इजलास के साइड लाइन पर इन ममालिक के साथ मुलाकात की और वहाँ पर भी फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से बातचीत की कि वहाँ पर दोबारा से अमन कायम होना चाहिए। और उसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकात का एक मुआहिदा जो है इन फ़रीक़ ममालिक की मदद से हमास तक पहुँचाया और अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर इस पर वो अमल नहीं करते तो फिर इजराइल वही करेगा जो उसको करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब हमास ने भी एक ग्रेट गेम खेला है और एक पॉलिटिकल बेहतरीन मूव की है कि उन्होंने अमरीकी सदर को जवाब दिया। और उसके बाद ये भी ज़राए बता रहे हैं कि हमास जो है वो रज़ामंद है। लेकिन एक दो पॉइंट है जिस पर डिस्कस वो कहता है कि करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसी हवाले से आज ही दोहा से काहिरा की जानिब जो हमास के रहनुमा है, सियासी रहनुमा जो है मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं वो गए हैं, वहाँ पर मुज़ाकरात होंगे। इजराइल, तुर्की, अमेरिका और दीगर ममालिक के जो मुज़ाकरात के अंदर फ़रीक़ ममालिक हैं उनके रहनुमा मौजूद होंगे। तो देखना यह है कि मशरिक़ वुस्ता मजमूई तौर पर कैसे तब्दील होता है। इसी तमाम की तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे जिनमें हमजा रिफ़त हुसैन साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, जबकि शाहिद कियानी साहब साबिक़ सफ़ीर हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त भारत जो है वो दोबारा से पर तोल रहा है और उनके जो वज़ीर दिफा हैं, आर्मी चीफ है और दीगर जो उनके आला हुकाम है वो पाकिस्तान को बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले से ज़्यादा जो है वो जवाब देंगे। लेकिन हक़ाइक़ उसके बिल्कुल मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान ने उनको जिस तरह का जवाब दिया लेकिन उसके बावजूद वो अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीख रहा। जी बिल्कुल, इसके दो अवामिल हैं। एक तो ये है कि जो भारत की सियासी क़यादत है उसको बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी में भी हज़ीमत का सामना करना पड़ा और उसके बाद उसको अंदरूनी तौर पर बहुत दबाव का वो सामना है। ख़ास तौर पे वो जो इंडिया अलायंस है और जो उसकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, दैट इज़ अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। दूसरा उनकी आर्म फोर्सेस हैं जो कि किस वक्त जख्म खोरदा जानवर की तरह तिलमिला रहे हैं क्योंकि उनकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है। पिछले एक डेकेड में भारत के साथ अमेरिका के जो रवाबत बड़े 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हुई और उसके नतीजे में उनको बेतहाशा आर्म्स, इक्विपमेंट, जॉइंट कोलैबोरेशन, तो उनका अपनी तय एक सेल्फ इमेज बन गया जैसे कि वो एक आलमी कुव्वत के तौर पे उभर रहे हों। रीजनल ताकत होने का खुमार तो उन पे पहले ही था, मगर अब वो ऐसी बातें करना शुरू हो गए कि 2030 तक हम तीसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे और चौथी बड़ी फौजी कुव्वत बन के उभरेंगे। और वो चीन के लिए तो कंटेंट चाइना पॉलिसी में एक बने हुए थे मोहरा, मगर क्योंकि उनको ऐसा अपने ऊपर एक ह्यूब्रिस,
और वो प्राइड वाला एलिमेंट आ गया था कि जिसमें पाकिस्तान को दरपुए इतना नहीं कर रहे थे। वो बिल्कुल पाकिस्तान को समझ रहे थे कि ये तरने वाला साबित होगा, ब्राउ बीट हो जाएगा। मगर जब ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की जिसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि पाकिस्तान को मतऊन किया जाए, स्पेस ढूंढी जाए, जो एलूसिव स्पेस है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग ऑफ जो सब कॉन्टिनेंट। लेकिन और लेकिन वो ब्रिगेडियर स्पेस ढूंढ के साहब देखें ना, उनका कॉन्फिडेंस देखें, वो शिकस्त खाते हैं और दोबारा फिर हर दफ़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद उनको एक हमने अभिनंदन भी वापस किया, अभी भी उनके तैयारे गिराए, लेकिन बार बार जो है मोदी सरकार वो धमकियां देती है, बार बार पाकिस्तान को कहते हैं कि वो नक्शे से मिटा देंगे। तो कोई कॉन्फिडेंस तो होगा ना जो उनको बार बार इस हवाले से जो है वो कह रहा है कि आप पाकिस्तान को धमकियां दें। ये कॉन्फिडेंस तो आपको मालूम है ना कि भारत इस वक्त एक जनूनी क़यादत की गिरफ्त में है जो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है। उसमें कोई रैशनैलिटी, वो जो भारत का सेकुलर एथिक्स होते थे, प्लूरलिज्म होते थे, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये अपने जो सियासी मफादात के लिए इस आइडियालॉजी को इस्तेमाल करते हैं। इसी आइडियालॉजी को बुरुएकार ला के उन्होंने 370 आर्टिकल को मनसूख करके कश्मीर को वो तनजली कर दी स्टेट से, और उसके बाद पाकिस्तान पे वहीं से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का करके इल्जाम धरा और एक जंग स्टार्ट करने की कोशिश की। मगर उसमें जब उनको नाकामी हुई तो दुनिया ने एक नया चेहरा देखा, भारत का भी और पाकिस्तान का भी। और भारत के जब 7 तैयारे राफेल जिसमें शामिल था, जो उनका प्राइड था, और जो उनकी जितनी भी पूरा आर्किटेक्चर खड़ा हुआ था उनकी सिक्योरिटी ह्यूब्रिस का, वो उसका महवर राफेल थे। जब राफेल को गिरती उन्होंने देखा तो वो शॉक में चले गए, और उस शॉक से निकलने का अभी तक उनको कोई रास्ता नहीं मिला। मीडिया चूंकि उनका बिका हुआ है, अंबानीज और अदानीज ने एनडीटीवी और ये सारे खरीदे हुए हैं, कोई ऐसा अल्टरनेटिव बयाना, सेन वॉइसेस जो हैं उसको वो दबा के रखते हैं, और अपने ही झूठ का शिकार हो चुका है वो मुआशरा। भारत बदकिस्मती से, अगर आप प्यू सेंटर ने एक सर्वे किया था, 85% लोग जो हैं वो बिलीव करना शुरू हो गए हैं इस नैरेटिव को कि गुलबा हो हिंदुत्वा का और जो दीगर माइनॉरिटीज उनकी उनकी आवाम तो ये जो है वो कबूल कर चुकी है ना। वो शिकस्त हुई हमने खेल के मैदान के अंदर भी, हारिस्टॉफ के 6-0 का जो इशारा है और फिर उस पर जो है भारतीय आवाम भी नाला हुई, तो इसका मतलब है आवाम तो कबूल कर चुकी है कि हमें शिकस्त हुई है पाकिस्तान से। देखिए, आवाम ने कबूल वो करे ना करे, एक हकीकत है, क्योंकि आजकल के दौर में जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वहाँ पे सोशल मीडिया चैनल से हकीकत तो सामने आ जाती है। वो तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उनके जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसका अपने मज़ाहिया किस्म का बयान सुना कि उसको 3 महीने बाद याद आया कि हमने भी कोई तैयारी कराए थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बड़ा एक्सप्लोसिव था। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनको अभी एक्सटेंशन मिली है, मेरे ख्याल है इसी वजह से मिली है कि वो हिंदुत्वा मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, अनिल चौहान साहब, उन्होंने कहा है कि जी हम पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील कर देंगे। तो उनको ये समझ आनी चाहिए कि ये न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान के मिसाइल रेंज इतने हैं कि भारत का चप्पा चप्पा अब उनकी जद में है। तो भारत का जोग्राफिया तो क्या, उनकी जियोलॉजी भी तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अहमकाना बातचीत है जो उनकी सियासी क़यादत, और फिर उनकी राजनाथ सिंह, जो उनका अमित जो वज़ीर दिफा हैं और दीगर, और ठीक है आपका पॉइंट। ये पूरा क्वार्टर जो है ये हिंदुत्वा ड्रिवन है। तो आई थिंक जब तक ये सैनिटी का दामन नहीं पकड़ेंगे, हमें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये इस दर पे हैं कि अपनी जो ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ठीक है शाहिद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके से अब ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आपको नहीं लगता कि ये अपनी अंदरूनी खलफशार को खत्म करने के लिए, वहां से तवज्जो हटाने के लिए, बिहार के इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर के अंदर अनाउंस होने जा रहे हैं, तो वहीं से तवज्जो हटाने के लिए, और लोगों के अंदर वो हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ ये वोट भी लेते हैं, मोदी सरकार का वतीरा भी रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक दोबारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हर्जा सराई की जा रही है ताकि वोट मिले और फिर वोट बैंक के जरिए दोबारा एक दफा अपनी आवाम को कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करें? इस में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि वहाँ जब इलेक्शंस होती हैं, सूबाई हों या कौमी इलेक्शंस हों, पाकिस्तान को और पाकिस्तान की लीडरशिप लोगों को, इश्यूज को ढकेलते हैं और लेकर आते हैं। हमने कभी नहीं किया, हमारी इलेक्शंस में कभी भी इस किस्म की बात नहीं हुई। हमेशा
जो लोकल इलेक्शंस हैं, जो लोकल जो इश्यूज हैं, उसके मुतालिक बात होती है हमेशा से, कभी भी हमने का नाम नहीं लिया। ठीक है जी, और बिल्कुल जो एक नॉर्मल मुल्क जो है वो करता है। दूसरा, ये जो बात आपने कही है ना, यहाँ पर मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा था, ये है बैटल ऑफ नैरेटिव्स। ये जंग है नैरेटिव्स की, कि इसमें सच्चाई जो है हमेशा वो जीतती है। और सच्चाई ये थी कि हम शुरू से जब ये पहलगाम का इशू हुआ, तो हमारे वजीर आजम साहब ने, हुकूमत ने भी साफ ये कहा जी ऐसा करें कि इसकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें। जो हिंदुस्तान ने नहीं माना। हमने इसकी तनकीद भी की कि जो कुछ हुआ, ये बड़ा गलत हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन करें, फिर भी नहीं माना। फिर वो 4 दिन की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, वो हम पर से कहते हैं इम्पोज कर दी गई। अब जो इम्पोज हुई, मार खाई, उसके बाद आपको याद होगा कि डेलीगेशंस हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोनों बाहर गई थी। वहां पर हुआ क्या? हुआ ये कि हमारी जो नैरेटिव था कि जी ये हमने जंग नहीं, ये इंसिडेंट नहीं करवाया, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, वो बिल्कुल एक्सेप्ट हुई। और वो उसे एक्सेप्ट किया। फिर हमने ये भी कहा कि जी अमेरिका ने जंग बंद करवाई है, और मेच्योरिटी का हमने जाहिर किया मुझे, और हिंदुस्तान ने वो नहीं किया, और आज तक उस पर वो जारी है। तो ये तो एक हिंदुस्तान का अलमिया है। जहां तक बात है कि जी वो क्या इकोनॉमिक पावर बनेगी, वो उस पर तो कोई शक नहीं है, होगी बड़ा। लेकिन एक इमैच्योर मुल्क, इमैच्योर लीडरशिप से कहता हूं। फिर एंड में क्या हुआ, इन जनरल हिंदुस्तान और इन पर्टिकुलर मोदी साहब की जो इमेज है वो डैमेज हो। मैं आज आपको एक बात कहने लगा हूँ, बिहार इलेक्शन हो कुछ हो, अगली इलेक्शन में आप ये देखिएगा कि मोदी साहब बीजेपी के कैंडिडेट नहीं होंगे वजीर आजम का। ये बता दूं, कोई इस किस्म का ये सियासी पार्टी कभी भी ये चांस नहीं ले सकती, क्योंकि वहां जो बाशऊर लोग हैं, जो लोग वहां पर हैं, मीडिया बाशऊर जो है, उनको पता लग गया कि ये हिंदुस्तान ने जंग हारी थी। बिल्कुल ठीक है। हमजा रिफत साहब, जिस तरीके से अभी शायद साहब भी कह रहे हैं कि भारत बयानिए की जंग जो है वो हार चुका है, और हमने देखा भी है दोनों ममालिक के डेलीगेशन गए हैं और पाकिस्तान ने अपना बयानिया भी पुट किया, सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की अभी जो जनरल असम्बली का इजलास हुआ, उसके अंदर भी मोदी जो है भारत के वज़ीर आज़म वो नहीं गए। तो आपको नहीं लगता कि दुनिया मुख्तलिफ सोचना शुरू हो गई है? पहले वो बयानिए की जंग हमेशा पाकिस्तान के मुखालिफ जीतता था, प्रोपेगेंडा करता था। देखिए, मैच्योर डिप्लोमेसी का बेसिक जो आप कह सकते हैं फाउंडेशन ये होता है कि आप डी एस्केलेशन की बात करें, आप जंगबंदी की बात करें, आप अमन की बात करें। यही नैरेटिव पाकिस्तान का यूएनजीए के अंदर हो, न्यूयॉर्क के अंदर हो, या सफारती सतह के ऊपर जो हमारे खारजा दफ्तर खारजा है, हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम एस्केलेट करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली इमैच्योर मुल्क की एक आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल होता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब राफेल्स गिरे, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर सेशन हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत को लंबास्ट किया था ऑपोजिशन ने, और एक कांग्रेस के जो एमपी हैं, उन्होंने तो कहा था कि अगर अच्छा ठीक है, अगर राफेल्स नहीं गिर रहे तो आप उसको परेड करा दें दिल्ली की सड़क के ऊपर, आप विक्ट्री क्यों नहीं डिक्लेयर करें इंडिया के अंदर। उसी तरह से एक और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एमपी थी, उन्होंने कहा था कि ठीक है, आपने जाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, पर क्या आप दहशतगर्द को वापस लेके आए हैं? आप तो बेसिकली एक डॉग फाइट शुरू आपने कर दी थी मतलब स्काइज के ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये जो डोमेस्टिक इनेबलर्स हैं, ये नरेंद्र मोदी बेसिकली एक पैरानॉइड किस्म का आदमी है। बीजेपी हुकूमत की एज सच कोई आइडियोलॉजी नहीं है। सफारती सतह के ऊपर और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इंडिया को आइसोलेशन का सामना है, और जब आप इस तरह से पैरानॉइड हो जाते हो और आप फिर डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर आप काबू नहीं पा सक रहे, तब आप इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जब इनको हार हुई, तकरीबन 48 आवर्स भी नहीं गुजरे थे, इन्होंने ऑपरेशन शिवा की बात की थी। तो ये चीज मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। वी शुड बी ऑन हाई अलर्ट बिकॉज दे कैन अटैक अस एनी टाइम। उनका तो मकसद ही सारा ये है, वही आरएसएस की आइडियोलॉजी अखंड भारत। लेकिन हमजा साहब, दुनिया करने देगी? आलमी ताकतें जो हैं वो पहले इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी मानती रही हैं, और जंगों के अंदर जब भी पाकिस्तान भारत की कशीदगी हुई है, चाहे वो सफारती महाज पर हो या सरहदी, तो उनको सपोर्ट किया। लेकिन इस दफ़ा वो बैक फुट पर भी जो है वो रहे हैं, जो इनके इत्तेहादी रहे हैं या इनके दोस्त ममालिक रहे हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है क्योंकि अगर आप खुद अग्रेसर होंगे, आपका जितना मर्जी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सारी दुनिया के अंदर ये चीज पता चल चुकी थी कि भावलपुर के ऊपर, मुरीदके के ऊपर जब मस्जिद शहीद की थी भावलपुर के अंदर, वो इंडिया ने आगाज खुद किया था।
तो पाकिस्तान हैड द राइट ऑफ रिटेलिएशन। वो ठीक है, बात डी-एस्केलेशन की चल रही थी, पर आगाज आपने किया। उसके बाद फिर फ्रांस 24 हो गए या AFP हो गए, जो फ्रेंच की मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि राफेल जो थे वो फ्रेंच ने उनको प्रोवाइड किए थे। उनकी मीडिया के अंदर जब स्टोरीज छपी कि राफेल्स गिरा दिए गए हैं और बेचारों के फिर वो जो आप कह सकते हैं राफेल हो गए थे, उस तरह से नहीं हो बिल्कुल राफेल हो चुके थे। और उसके साथ साथ फिर चाइना के जो JF-17 है उसकी फिर प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू हो गए थे। तो इंडिया ने फिर फ्रांस के खिलाफ भी जो है उनको कैस्टिगेट करना शुरू कर दिया, ट्रंप को कैस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इस तरह से तो नहीं होता। आप चाहे अव्वल तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रही है, जमहूरियत का बस एक नाम का एक ढांचा है जमहूरियत का। दूसरा ये है कि आप फिर अगर अग्रेसर बन जाएंगे तो फिर आपको आइसोलेशन का शिकार बनाया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रहा। उनको लगता है बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान को IMF का वो नहीं मिलेगा, दिस एंड दैट, जो नैरेटिव्स इंडियन, यानी शॉर्टली कह सकते हैं वो जफ्फियां काम नहीं आई जो नरेंद्र मोदी जाके दीगर ममालिक के सरबराहान को जफ्फियां डालते थे। इन शॉर्टली हम ये कह सकते हैं। ठीक है, आपका कह सकते हैं हाउडी मोदी नहीं हुआ, हाउडी मोदी नहीं हुआ और नमस्ते ट्रंप इस दफा नहीं हुआ। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से हमजा रिफत साहब भी कह रहे हैं कि आइसोलेशन में धकेल दिया गया, आपके नजदीक जो आलमी ताकतें हैं वो अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचती हैं? वो क्या बयानियां रखती हैं कि भारत जिस तरीके से बार बार एग्रेसिव होता है? देखिए, उसमें एक फटीग है जो आलमी ताकतों में इस वक्त है। ये याद रखिए कि अमेरिका में इस वक्त भी जो ब्यूरोक्रेटाइज्ड हुए हुए अमेरिका और भारत के ताल्लुकात, वाइट हाउस तो उनसे नाला है भारत से, मगर बाकी जो डीप स्टेट है जिसमें पेंटागन भी है, स्टेट डिपार्टमेंट भी है, वहाँ पे थिंक टैंक लैंडस्केप है, वो अभी भी प्रो इंडिया है। तो किसी वक्त भी ये पांसा पलट सकता है, तो उससे हमें तो ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मगर हकीकत ये है कि इस वक्त यानी कि हमें तवाज़ुन रखना पड़ेगा अभी भी, जो इस वक्त तारीफों के पुल भी बांधे गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो तवाज़ुन हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप एटलीस्ट इस वक्त भारत उनके लेफ्ट पे है, और वो वजह ये है कि एक तो वो तजारती जो टैरिफ वाला मामला है उनका, वो जेन्युइनली समझते हैं कि भारत उनका फायदा उठा रहा था, और डिस्पाइट कंसेशंस उसने वो नहीं किया जो अमेरिका चाहता था। दूसरा ये है कि वो जो रशियन ऑयल है वो ले रहा था डेफर्ड प्राइस, और उससे महंगा बेच रहा था, और जबकि उनका सारा मतवा नजर ही यही है कि रशिया को आइसोलेट किया जाए। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्टीरॉइड्स पे ले जाना भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। ट्रंप जैसा जो सदर है जिनका जो स्टाइल है थोड़ा मुख्तलिफ, यानी वो गैर मुतवक्की शख्सियत हैं, उनका कभी भी कुछ भी जो ट्रंप कार्ड है वो दुनिया के सामने आ सकता है। ठीक है शाहिद साहब, मैं आखिर में आपसे ये सवाल करूंगा कि जो इस वक्त भारत के अंदर हो रहा है, लद्दाख के अंदर, कश्मीर के अंदर और दीगर मणिपुर के अंदर एहतजाज मोदी सरकार के खिलाफ, हमने मणिपुर के अंदर देखा जब इन्होंने विजिट किया और उसके बाद वहां पर एक हड़ताल की गई, शटर डाउन किया गया, गो बैक मोदी के नारे लगे। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त वो एक पॉलिसी बना ली है कि बस जो हमारे यहाँ है उसके खिलाफ नफरत फैलानी है, जुल्म करना है, जबर करना है? मैं ये आपको बताऊं कि ये जो इंसर्जेंसी है, ये इनके बहुत सारे सूबों में, मणिपुर है, नागालैंड है, अभी ये लद्दाख है, ये अरसा दराज है। ये लद्दाख तो अब शुरू हुआ है, काफी अरसे से ये चल रहा है, और इसके साथ हिंदुस्तान ने वो से कहते हैं ब्लैकआउट किया हुआ है इन खबरों को, और वो चल रहा है, अरसा दराज से चल रहा है। उसकी वजह एक और भी है। अगर आप देखें ना, उसके इर्द गिर्द जो मुल्क है, एक तो चाइना है। चाइना ने तो इस वक्त वादा किया हुआ कि वो इनके किसी मुल्कों के अंदर वो इंटरफियर नहीं करेगा। साथ है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अपने हालात आपको पता है इंटरनल कैसे हैं, तो उसको यहाँ से खतरा कोई नहीं है, तो वो इसके साथ चलता रहेगा। यहाँ पर ये छोटे छोटे अंदर जो ये इंसर्जेंसी यानी कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर हो रहा है वो नॉर्मल रहेगा इसी तरह। ये जुल्म तो है। जैसे कश्मीर के अंदर आप देखें कि कई सालों से चल रहा है ये उनके लिए इस वक्त जो है कोई ऐसी सरदर्दी नहीं, मैं आपको बता दूं, ये उसके साथ वो निपटना जानते हैं। असल जो उनका भी मसला ये है कि ये जो आइसोलेशन ग्लोबल शुरू हो गई, जिसमें अमेरिका उसको साइडलाइन कर दिया, उनकी नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर आप देखें इनके जो हिंदुस्तान के लिए जो वीजास हैं यंग लोगों के लिए, उन पर सख्ती कर दी गई, फिर टैरिफ्स लगा दिए गए। तो ये है चीज जो हिंदुस्तान के लिए सरदर्दी बनी हुई है,
और जिसके लिए वो निपटा। लेकिन एक मैं बात आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म में अमेरिका को हिंदुस्तान चाहिए, चीन के साथ जो उसको पुश कर रहे हैं इकोनॉमिकली, एक उभरता मुल्क है ये चाइना, और चाइना की राइज भी पीसफुल है। और इस वजह से वो जो है इस वक्त किसी न किसी वक्त आप देखेंगे कि अमेरिका फिर हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेगा, और हिंदुस्तान को इस चीज का पता है। ये मैं आज आपको बता दूं, हमें इस पे रहना चाहिए। एक आखिरी बात बता दूं, अभी बता रहे थे कि जी क्या हिंदुस्तान पे जंग करेगा। ये जो अभी सऊदी अरेबिया का हमारी जो ये एग्रीमेंट हुई है, ये एक मैं बता दूं आपको कि ये एक ऐसी एग्रीमेंट है जिसमें जंग तो नहीं करनी। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान कौन सा किसी के साथ जंग करेंगे? यानी प्रेशर गेम होगी, प्रेशर पॉलिटिक्स होगी। ये नहीं, ये बिहाइंड द सीन्स काम कर सकती है हमारे हक में, इसलिए कि हिंदुस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशन बहुत ही मजबूत हैं। लेकिन ये अगर हिंदुस्तान कभी कोशिश करे कुछ करने का, तो बिहाइंड द सीन सऊदी अरेबिया ये आपकी बिलीव करें, क्योंकि एग्रीमेंट इसके ठीक है बिहाइंड द सीन, और वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। प्रोग्राम में आगे भी बात करेंगे, और बात करेंगे कि इस वक्त मजमूई तौर पर खित्ते के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर भी शिफ्ट आ रहा है। क्या शिफ्ट आ रहा है और क्या कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मशरिक़ वस्ता के अंदर एक दफ़ा फिर तब्दीली आने को तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने अपना मुआहिदा 20 नुकाती मुआहिदा जो है वो जो हमास के हवाले किया है, और कतर, मिस्र और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने भी इसमें अहम किरदार अदा किया है। तो इसी पर हम अपने जो IR एक्सपर्ट हैं हमजा रिफत साहब, उन्हीं से बात करते हैं। हमजा साहब, जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपना 20 नुकाती एजेंडा दिया, जो हमास है वो भी गैर मशरूत तौर पर तैयार हो गई है टेक्नोक्रेट हुकूमत के सामने सरेंडर करने के लिए। तो आपको लगता है कि इस सब के बाद कुछ तब्दीली आएगी फ़लस्तीनियों के लिए, या फिर वही जो है जबर इजराइल का जारी रहेगा? देखिए, स्टेटस को तो मेंटेन हो जाएगा मेरे ख्याल से। इजराइल की जो तरीक़ेकार है, उसका जो वतीरा है, उसका जो स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडी है, आप देख लें कि जैसे ही सीज़फायर टॉक्स हो रही होती है वो बॉम्बार्डमेंट्स करते हैं। और ये जो 20 पॉइंट एजेंडा के अंदर वही जो एक्सियोस की रिपोर्ट ने जब रिवील किया, वो मैरीलैंड बेस्ड न्यूज़ वेबसाइट है, उन्होंने कहा था कि एंड में नेतन्याहू ने कुछ शिकों को निकाला है, कुछ शिकों को इंसर्ट किया है। उनमें से एक शिक ये है कि इजराइल के पास मुकम्मल तौर पे वीटो पावर होगी कि वो अपनी मर्जी से निकल सकते हैं गाजा एन्क्लेव के अंदर, चाहे वो प्रिजनर्स और जो हॉस्टेजेस का स्वैप हो गया हो या ना हो गया हो। अब ये बहुत ज्यादा कंटेंशियस है। हमें पता है नेतन्याहू की हुकूमत का किस किस्म की ओरिएंटेशन है। वो पैलेस्टीनियन कत्लो गारत से और फलस्तीनी खून से वो अपनी पॉलिटिकल डोमेस्टिक कंसोलिडेशन अपनी करते होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमें थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मैं नहीं कहूंगा, पर कॉशियसली हमें इस चीज को देखना होगा कि पैन आउट एग्जैक्टली करता क्या है। हमास की यानी कोई गारंटी भी जरूरी होगी इस मुआहदे के दौरान? जी बिल्कुल, ऐसे मेरे ख्याल से जो एंड में जो अमेंडमेंट्स किए हैं नेतन्याहू ने, जिसका खदशे का इजहार जो फॉरेन मिनिस्टर सागदान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया, कतारी फॉरेन मिनिस्टर ने किया, मेरे ख्याल से इन शिकों को तब्दील करके ये अगर सीज़फायर ऑपरेशनलाइज हो भी जाता है तो वायलेंस का चांस एस्केलेट हो सकता है। मेरे ख्याल से जो मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी है वो इजराइल खुद करेगा। हमास की जहां तक मैं आपको बात बताऊं, उन्होंने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है, क्योंकि उनकी एक एक्टिव कंस्टिट्यूएंसी है, वो गाजा की आवाम को जवाबदेह हैं। तो वो एक लिमिट तक जा सकते थे इस चीज को रेजिस्ट करने के हवाले से। तो मेरे ख्याल से उनके पास इखलाकी जवाब बन जाएगा दोबारा रेजिस्ट करने के लिए, अगर तो ये शिकें जो लेकिन हमजा साहब, हमास से हथियार उनके जो है सरेंडर करवा लिए जाएंगे, उनके लिए डू एंड डाई वाली पोजीशन ऑलरेडी मौजूद है। तो फिर अगर जवाबदेही की बात हुई तो वो तो फिर आखिरी सांस तक जो है इजराइल के साथ जंग के लिए तैयार रहेंगे, मैदान में मौजूद रहेंगे। तो फिर किस तरीके से आगे चीजें चलेंगी ना? देखिए, उसमें यही चीज है कि जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है उसको हमास किस तरह से रेजिस्ट करेगी। एक तो नंबर 1 ये चीज होगी। डिसआर्मामेंट की जहां तक बात है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ दो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स आए हमास की तरफ से। एक, उन्होंने कहा हम ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को मानने के लिए तैयार है, पर डिसआर्मामेंट के ऊपर अर्लियर जो उनके स्टेटमेंट्स थे वो उस चीज को रेजिस्ट कर रहे थे। और हमास को डिसआर्म करना जो है इट्स नॉट ईजी एट ऑल, क्योंकि उनकी एक पूरी एक तारीख रह चुकी है। वो एक सियासी जमात है गाजा के अंदर, तो उनके पास वो जो चेक्स एंड बैलेंसेज हैं उसको निगेट करना, कौन डिसआर्मामेंट को जो है यकीनी बनाएगा,
किस किस्म का मॉनिटरी मैकेनिज्म होगा। अब ये जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के अंदर टोनी ब्लेयर जैसे जो शख्सियत है वो तो चाहेंगे कि हमास को ब्रूटली डिसआर्म किया जाए। क्या हमास इस चीज को मानने के लिए तैयार होगी कि नहीं होगी? तो मेरे ख्याल से द ओनस इज ऑन इजराइल, द बॉल इज इन इजराइल एंड अमेरिका एज वेल एज टोनी ब्लेयर्स कोर्ट कि अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो इसकी वायलेशंस अगर हुई इस कंट्रोवर्शियल 20 पॉइंट प्लान की तो ये बैकफायर कर सकती है बहुत बुरी तरीके से। फलस्तीनी अवाम की जहां तक बात है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ रियलिस्ट, मेरे ख्याल से उनके फ्लाइट में ज्यादा कोई फर्क नहीं ठीक पड़ेगा। है। जैसे सीज़फायर टॉक्स और मारे जाते हैं उनको। ठीक है शाहिद साहब, आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि टोनी ब्लेयर का जिक्र किया, इराक वॉर के अंदर भी उनका जिस तरीके से किरदार रहा है वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो हमास के रहनुमा हैं, जो मुज़ाकराती टीम है वो काहिरा जा चुकी है और वहाँ पर मुज़ाकरात भी करेगी, तो दूसरी जानिब फ़लस्तीन के अंदर जो है बमबारी भी की जा रही है इसराइल की जानिब से। तो क्या वजह है कि नेतन्याहू को कोई रोकने वाला नहीं है, या फिर उसको एक तरफ से सपोर्ट भी है कि तुम तब तक करो जो करना है? मैं जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल आ रही है वो ये है कि वहां पर बमबारी बंद हो चुकी है। ये लेटेस्ट न्यूज है, अभी हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। एक तो सदर ट्रंप को ये 10 तारीख जो आ रही है जिस दिन नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट्स होनी है इसमें नॉर्वे स्वीडन से, तो ये उसकी तरफ जिसे कहते हैं ना, हर एक लीडर का सेंस ऑफ हिस्ट्री होती है कि तारीख उनको कैसे बचाने की तारीख क्या लिखी जाएगी। तो ये अब उनका अपना है और सदर ट्रंप को ये नोबेल प्राइज के क्या उनके दिमाग में है, को मिलना चाहिए। कुछ पीछे बहुत सारी जंगें उन्होंने कहा छोटी छोटी मैंने बंद करवाई, इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंडिया की। अब ये आ गया ये गाजा का। इसमें मैं वजह बता दूं कि उन्होंने उसको हुक्म दिया है, सच्ची बात इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी प्रेसिडेंट ट्रंप की इसराइल को। बस दो की मैं रीजन बताता हूँ। अगर इंटरनली देखें तो इसराइल के अंदर बड़ा प्रेशर है उन लोगों का जिनकी हॉस्टेजेस की फैमिलीज हैं कि जंग बंद कराई जाए, ये बहुत सख्त प्रेशर है। यहाँ पर गाजा के अंदर ये है कि जो गाजा के अंदर जो लोग हैं वो ना तो उनको इससे मतलब है कि जी फलस्तीन का ये रिकग्निशन हो गई है, नहीं, वो चाहते हैं कि जंग बंद की जाए इस वक्त। ठीक है। और इस वजह से और फिर अमेरिका का प्रेशर भी अभी देखें कि मिस्र, तुर्की और कतर के जो वजीर खारजा ने, इन्होंने पीछे बैठकर इसको समझाया हमास को कि जी ये मान लें। और वो हिंदुस्तान इस वक्त एट दिस टाइम हमास तैयार हो गया है कि जी जंग बंद की जाए, नंबर 1। और ये नहीं कि डिसआर्म करे, इस पे कोई बात नहीं हुई। और फिर दूसरा ये कि जी वो जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज की जाए ताकि उन पर ये वाला प्रेशर कम हो जाए। बाकी तो वो अब जो है वो बाकी नेगोशिएट करेंगे। मैं समझता हूँ, मेरी ओपिनियन ये है, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि हमास मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डालेगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। ये देखें ना, वो भी जिस तरह ये कह रहे थे ना, वो एक मूवमेंट है, वो नहीं डालेगी, लेकिन उसकी एक शक्ल बदली जाएगी। वजह यह है कि हमास को भी पता है कि अंदर के जो लोग उसके हैं वो नहीं चाहते कि ये जंग जारी रहे, वो भी चाहते हैं कि इनको सुकून मिले, रिकंस्ट्रक्शन हो। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। वहां पर देखें ना, हालात देखें आप कैसे हैं, खाने पीने को नहीं, बीमारियां, सब कुछ है, बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, तो वो भी तो चाहते हैं सुकून। ठीक है जी, ये बड़ा जरूरी है। ये अभी अगले जो 2-3 हफ्ते में देखा जाएगा क्या होगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पिवटल रोल सदर ट्रंप का, किसी और का नहीं है। अगर वो आर्म ट्विस्ट करते हैं और इसको अब क्या नाम इसराइल को सख्ती लाते हैं, कहने के भी माने आप ये जंग बंद की जाए और कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया जाए जिसके अंदर ये जो हमास के जो लोग हैं, जो लोग हैं अपना गाजा में और हमास, ये भी खुश हो जाएं और इसराइल के लोग भी, वो हुकूमत के साथ कोई उनका वो नहीं है, वो लोग भी खुश हो जाएं, तब जाकर कोई कॉम्प्रोमाइज होगी, उनके हालात बेहतर होंगे। और ये मैं सबसे फिर एंड में आपको कहूंगा, जंग बंदी सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कोई अहमियत नहीं है। यानी कि जंग बंदी होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो नेतन्याहू के आर्म ट्विस्ट करेंगे इस मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर? और अभी इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो पूरी दुनिया देख रही है, समुद्र फ्लोटेला भी आया और वहाँ के जो कारकुनान हैं, नुमाइंदे हैं, लोग हैं, उनको भी वहाँ पर हिरासत में ले लिया। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश तो ज़रूर है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर नेतन्याहू उनके कंट्रोल में नहीं है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। और उनकी जो फार राइट लाइकुड कोएलिशन में कुछ एलिमेंट्स हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि गाजा को इस तरह सीज फायर हो जाए और जो इनखला है, बेदखली है, वो रुक जाए। उनका तो सारा प्लान ही यही था कि ये बेदखली हो इनकी
ये मिस्र में चले जाएं और ग्रेटर इजराइल की तरफ हम लोग बढ़े। अब देखिए ये जो 20 प्लान है, इनको अगर आप प्लान बाय प्लान एनालिसिस करें तो प्लान में 19 अगर आप नुक्ते को देखें गौर से तो उस पे कितनी मुबहम किस्म की इबारत है, जिसमें ये बताया गया है कि रिफॉर्म होंगी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो वेस्ट बैंक है, और जब रिफॉर्म से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो जो उसका क्रेडिबल पाथवे टुवर्ड्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर बताया जाएगा। भाई लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये तो 1993 के अंदर भी इसी तरह की जो है वो शराइत आई, तरामीम की बात की और फ़लस्तीन के हवाले से और लोगों के हवाले से बातें हुई, लेकिन वो हमेशा इसराइल जो है वो मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करता है। तो आइंदा आगे आने वाले टाइम के अंदर इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? देखिए उसका जिम्मेवार तो जो इसके मुआहदे के मीडिएटर्स हैं वही होंगे, और इजराइल ने करनी है इसकी खिलाफ वर्जी। इजराइल ने तो उसके अंदर अपनी जो स्पेसेस हैं वो कहा है कि 3 स्पेसेस से उसकी अफवाज उस वक्त तक नहीं जाएंगी जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि वो गैर मुसल्लह हो चुके हैं हमास। और जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो भी इजराइल की जो IDF के साथ साथ चीक बाय जाउल जिसको कहते हैं, आई बॉल टू आई बॉल रहेगा। तो ये मिलिट्री स्ट्रेटजिक पार्लेंस में ये नॉन स्टार्टर होता है। तो ये बहुत से ऐसे इफ्स एंड बट्स हैं जिसको क्लियर होना है अभी कि ये किस किस्म का डिमिलिटराइजेशन होगा, क्या टाइमलाइंस होंगे, हमास गैर मुसल्लह होना चाहती है या नहीं चाहती है। ये मच विल डिपेंड कि ये जो शिकें जिस पे हमास ने मेरे ख्याल पॉइंट नंबर 12, 16, 19 इस पे उनके बेजर एतराज़ात हैं, और जब ये क्लियर होगा सारा मामला तो उसके बाद चीज़ें आगे जाएंगी। और उतनी देर में ग्रे एरिया है, जो फार राइट लाइकूड कोalition है वो कोई ना कोई हथकंडा करेगी कि ये डीरेल हो सारा प्रोसेस और दोबारा से ये कंप्लीट एनेक्सेशन की तरफ जाए। थिंग्स आर स्टिल टू माय रेकनिंग इतना स्टेबल नहीं है। हमारे लिए बेस्ट बेट यही है फलस्तीनी जो अथॉरिटी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। शाहिद साहब, जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनका कितना अहम किरदार हो जाएगा अगर हमास खुद को गैर मुसल्लह कर देता है? कि मैं बता दूं, मैं काफी दिनों से इस पर डिस्कशन हो रही है। ये बेस्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा की अम्ब्रेला के नीचे होना चाहिए। तो आप देखें कि पाकिस्तानी फौज लेकिन ये उसकी अम्ब्रेला के नीचे तो नहीं है ना शाहिद साहब। अमरीकी सदर असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ मेरी सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन किया है ना, क्वेश्चन किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आइडियल है कि यह अक़वाम मुत्तहिदा की अम्ब्रेला के अंदर नीचे ये जो आपकी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो जाएं। पाकिस्तान की, जिसमें आपको पता है कि 40-50 साल से हमने बहुत इसमें हमें तो कहना अवार्ड भी मिल चुका है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की अम्ब्रेला के नीचे फौजें जाएंगी, पीस कीपिंग फोर्सेज जिनकी एक्सपीरियंस भी है, जिनको पता कि कैसे इनसे डील करना है। लेकिन एक इसमें मैं आपको बता दूं बड़ा कबाहत है, ये लीडर साहब इसको आप बेहतर समझेंगे। जहां भी ये पीस कीपिंग फोर्सेज गई हैं वहां पर सिविल वॉर का होता है सिनेरियो। यहाँ पर ऑक्यूपेशन फोर्स है इसराइल की, इसलिए हमें बहुत सब फौजों को सोचना पड़ेगा कि आप किस तरीके से जा रहे हैं अंदर, क्योंकि इसराइल के अंदर ये जिस तरीके से उनके हालात हैं कि उनके अंदर उनकी जो गवर्नमेंट्स के अंदर जो मसले मसाइल हैं, क्या ऐसा ना हो कि ये पीस कीपिंग ये जो फोर्सेज जाएं और उनके ऊपर अटैक हो जाए तो बहुत बड़ा मसला होगा। बहुत सोच समझ के जो है हुकूमतों को डिसीजन लेनी पड़ेगी इस बारे में। ठीक है, आपका पॉइंट आ चुका है। प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि इस वक्त ईरान भी इस खित्ते का अहम खिलाड़ी है और वो भी सारी की सारी सूरत-ए-हाल को देख रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा भी हो चुका है, पैक्ट भी हो चुका है, और दूसरी जानिब जो कतर है और वो भी इसके अंदर अहम फ्रीक है। इस सारे के सारे मुज़ाकरात के अंदर इस तमाम सूरत-ए-हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बैक प्रोग्राम में हम पहले बात कर रहे थे कि मशरिक़ वस्ता के अंदर तब्दीली हो रही है, लेकिन अहम खिलाड़ी भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें ईरान है और दीगर ममालिक हैं। हमजा साहब, ईरान जिसने फ़लस्तीनियों के लिए इसराइल के साथ जंग भी लड़ी है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनको ख़ासा उसमें नुकसान भी हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ईरान ये सारी की सारी सूरत-ए-हाल को खामोशी से देखता रहेगा? हमने देखा कि हिज़्बुल्लाह हो, हमास हो या जो मलेशियाई वहाँ पर मौजूद हैं, उनको मुसलसल ईरान
ईरान सपोर्ट भी करता रहा है, तो उसका किरदार तो इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर ये सारी की सारी सूरत हाल जो है वो अमन की तरफ चली जाती है और फिर वहाँ पर ये मुआहदा जो है वो कामयाब हो जाता है। देखिए, ईरान का जो सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो डिमोरलाइज जरूर हो सकता है, वो क्रिपल जरूर हो सकता है, पर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ईरान का इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट के अंदर खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से ईरान के अंदर इंटरनल डायनामिक्स इस किस्म के हैं कि कुछ डोमेस्टिक इनेबलर्स हैं जो चाह रहे हैं कि ईरानियन लीडरशिप जो है वो आईएईए के साथ मुज़ाकरात भी खत्म कर दे। अभी ये थोड़ी एक दिन पहले की खबर है कि उन्होंने तकरीबन 6 इजरायली और सो कॉल्ड टेररिस्ट फांसी दी है, इजरायली, हाँ जी, फांसी दी है उनको, ठीक है, तो उनको जो है मार दिया गया। तो ईरान के अंदर इंटरनली स्केप्टिसिज्म बहुत ज्यादा है सीज फायर्स के हवाले से, इजरायली ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, और अमेरिका के सीज फायर प्लान के ऊपर भी उनको बहुत ज्यादा इस चीज को सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से पाकिस्तान ने किया, इंडोनेशिया ने किया, बाकी ममालिक ने किया। तो मेरे ख्याल से ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो स्कटल जरूर हो चुका है, पर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम उनके जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है और जो लबनान के अंदर उनका एक एक्टिव कंस्टिट्यूएंसी है और इराक के अंदर उनकी जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंसी है वो इंश्योर करता है कि ईरान विल कंटिन्यू टू हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्वे। देखिए, ईरान का जो आप कह सकते हैं डिमोरलाइज इस तरह से हुआ है कि उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया, मतलब कैजुअलिटी टोल आप उठा के देख लें जो अभी हाल ही में ईरान इजराइल वॉर हुई है उसमें ईरान सफर्ड immense amount of casualties, innumerable amount of casualties। अगर आप उसको मुआवजा करें 28 जो लोग तल अवीव के अंदर हुए हैं, तो ईरान के अंदर थोड़ी सी रिकैलिब्रेशन की पॉलिसी है, थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म है ईरान के अंदर डोमेस्टिकली। जो आप कह सकते हैं लेफ्ट विंगर्स हैं, प्रोग्रेसिव वॉइसेस, यानी कि वहाँ के जो बासर लोग हैं वो भी तब्दीली चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी तब्दीली हो। जी, वो तब्दीली चाहते हैं, पर मेरे ख्याल से वो ज्यादा हार्ड लाइन ओरिएंटेशन हो चुकी है क्योंकि ईरान ने देख लिया है कि किस तरह से उनको लंबास्ट किया है आईएईए की नेगोशिएशंस। आप खुद ही देखें ना, जब इजराइल ने अटैक किया था तो उससे पहले ईरानियन स्टेट मीडिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आया था कि आईएईए की नेगोशिएशंस ने इनेबल किया है इजराइल को कि वो अटैक कर सके, साथ साथ अमेरिकन ग्रीन लाइट के साथ। तो ईरान का इन्फ्लुएंस जरूर रहेगा, वो कॉशियसली देख रहे हैं कि सीजफायर किस तरह से पैन आउट होता है, बट उनका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि काफी आप कह सकते हैं कि अंडरकट किया है इजराइल ने, खासतौर पे जब पेजर अटैक्स हुए थे हिजबुल्लाह के खिलाफ, वो मेरे ख्याल से उनको काफी ज्यादा, और जब हसन नसरल्लाह को असैसिनेट किया गया था, तो ये सारी वेरिएबल तब ईरान का इन्फ्लुएंस जरूर रहेगा। ठीक है, लास्टली ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरीके से अभी हमजा साहब भी कह रहे हैं कि वहाँ पर तब्दीली अब लोग चाहते हैं, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट हो, तो हमने अक़वाम में बताया था कि जनरल असम्बली के अंदर भी देखा कि इराक के जो नए सदर हैं उनसे भी मसूद पज़ेश्कियान साहब ने मुलाकात की, बातचीत की। तो अब ईरान भी कहीं समझ रहा है कि सिफारती महाज भी बहुत ज़रूरी है अगर वो अपने वेपनरी को बेहतर कर रहे हैं। देखिए, ईरान इस वक्त इट्स नॉट अ बिग प्लेयर और वो डेसिमेट हो चुका है इजराइल के साथ जंग में। उसके अपने बड़े मसाइल हैं, आईएईए के साथ उसकी अभी नेगोशिएशंस नाकाम हुई हैं, उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, सिवाय चाइना और रशिया के कोई और मुल्क नहीं है जो कि उनको उस सैंक्शंस को मुकाबला कर रहा है। ईरान इस पोजीशन में नहीं है, उनके जितने भी हलीफ थे वो बिल्कुल इस वक्त डेसिमेट हो चुके हैं, बशमूल हिजबुल्लाह, हमास आपने देख लिया है, सीरिया ख़त्म हो चुका है, इराक में जो प्रो ईरानियन मलेशियाज हैं वो ऑन द बैक स्टेप पे हैं। तो इस वक्त ईरान इज़ इन नो पोजीशन टू प्ले एनी पार्ट, इसलिए सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, टर्की, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, तो इनका किरदार कदरे बेहतर है, और अमेरिका बाहर तो एक ग्लोबल एक्टर होने के नाते उसका रोल है। चीन बड़ा इंटरेस्टिंग एक है कि मिडल ईस्ट में वो बड़ा अभी तक कॉशियस रहा है। तो क्या पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो मुआहिदा हुआ ये इस वजह से हुआ कि खलीजी रियासतों ने महसूस किया कि वो रिलाई नहीं कर सकते सिंगल सोर्स ऑफ सिक्योरिटी पे। तो अब अगर पाकिस्तान का होता है तो फिर चीन को भी कोई उसमें असर रसूख होगा, उसका भी नफूज होगा मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं। अमरीकी इसको इस तरीके से छोड़ेंगे नहीं, उनका मतवा नज़र यही है कि अल्टीमेटली अब्राहम अकॉर्ड्स करवाया जाए सऊदी अरेबिया का, और उसमें अगर वो हो जाता है, ये कज़िया हल हो जाता है गाज़ा का, तो फिर वो मामलात लॉन्ग टर्म पीस स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे जिसमें इजराइल की रिकग्निशन भी शामिल है। तो उस वक्त हालात मुख्तलिफ होंगे, मगर चूंकि एक ऐसी हुकूमत है इजराइल में जो कि
राइट आउट ऑफ सेकंड टेम्पल है जी। तो इनकी जो सोच है ये गैर मामूली है। ये डीपॉपुलेशन, बेदखली और उस पे मुकम्मल इनका आर्टिकल ऑफ फेथ की तरह बिलीफ है। हम्म। तो ये चाहेंगे कि ये डीरेल हो। जो अभी प्रोसेस चल रहा है इनकी बेहतरीन कोशिश होगी, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया इस वक्त ट्रूस के हक में है। अमेरिका उसके हक में है, P5 कुव्वतें उसके हक में है। मगर एक जो हुकूमत है लाइकूद, और ऐसा लग रहा है कि उनका इतना इन्फ्लुएंस है अमेरिका पे कि उनके हाँ या ना कहने के बगैर कोई चीज मूव नहीं करती अमेरिका में। तो ये ठीक है। बदकिस्मत हकीकत है, मगर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पीस हमें हो। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मशरक़ वस्ता के अंदर जो है वो उम्मीद हो और ये मुआहिदा जो है अल्लाह करे कामयाब हो। इससे पहले भी अमेरिका ने बड़ी दफ़ा सालिस का किरदार अदा किया और वो मुआहिदे इसराइल की जानिब से बार बार उनकी खिलाफ वर्जी की गई, फ़लस्तीनियों पर जबर किया गया और अपने हमसाय ममालिक के साथ भी जुल्म व ज़्यादती जो है इसराइल ने बरकरार रखी। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है, क्या तब्दीली होती है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक के लिए प्रोग्राम में इतना ही। हमारे साथ हमारे मेहमान जो थे हमजा रिफत साहब जो IR एक्सपर्ट थे, शाहिद कानी साहब साबिक सफ़ीर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। इन तीनों का बहुत शुक्रिया।